वेल ऑटो सेक्टर जैसा वरुण बता रहे थे, यहाँ मिला जुला सा प्रदर्शन है, वो ही एक थोड़ा सा वीक स्पॉट है आज। लेकिन मारुति सुजुकी के ने अपने गेन्स अच्छी तरह से होल्ड किए हुए हैं इस वक्त। और अगर हम इनके नंबर्स की बात करें, पहले तो कंपनी की आप जानते हैं 2,65,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप की ये कंपनी है, इंडिया की लार्जेस्ट कार कंपनी। और अप्रैल के ऑटो बिक्री के आंकड़े जो आए हैं, इस पर अगर देखें तो कुल बिक्री करीब 6% बढ़कर 1,60,000 यूनिट्स रही। वहीं घरेलू पैसेंजर व्हीकल सेल्स भी 9% बढ़ी है, 1,44,000 यूनिट्स के आसपास आई है। हालांकि एक्सपोर्ट्स करीब 8% घटे हैं, ऑलमोस्ट 17,000 यूनिट्स। इन आंकड़ों पर कंपनी की क्या है राय? आगे के नए लॉन्चेस पर किस तरीके का फोकस होगा? ऑफकोर्स ईवीज़ में कंपनी ज़बरदस्त एंट्री करने ही वाली है। चलते हैं कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्केटिंग एंड सेल्स शशांक श्रीवास्तव हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, ऑलवेज अ प्लेजर। पहले तो अप्रैल सेल्स के नंबर्स सर, डोमेस्टिक फ्रंट पर तो अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट्स में यहाँ थोड़ी सी वीकनेस है। पिछली बार एक्सपोर्ट्स अच्छे थे, बट इस बार एक्सपोर्ट थोड़े से लैक लस्टर रहे। क्या वजह थी सर? डोमेस्टिक अच्छा प्रदर्शन, एक तो उसकी क्या खास कारण थे, और एक्सपोर्ट्स क्यों वीक रहे? आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि इंडस्ट्री के जो आंकड़े हमारे पास अप्रैल के हैं, उसमें जो होलसेल के नंबर है, मतलब जो बिक्री होती है डीलर्स को, वो उसमें अच्छा इजाफा आया है। अप्रैल में के महीने में पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री के अगर मैं हवाले से बात करूं तो 3,32,000 के करीब गाड़ियां बिकी हैं। और इसका मुवाजना गुज़िश्ता साल से करें, अप्रैल 2022 से, तो उसमें 2,94,000 करीब गाड़ियां बिकी थी। मतलब इजाफा करीब 12.9% का हुआ है, लगभग 13%। तो अच्छा हुआ है होलसेल के हिसाब से। लेकिन जब आप रिटेल का अगर आप उसको आकलन करते हैं, तो आप वहां देखेंगे रिटेल में 2,85,000 के करीब गाड़ियां बिकी हैं। और गुज़िश्ता साल में ये 2 लाख, यही आंकड़ा 2,76,000 का होता था। वहां पे करीब 3% की ही ग्रोथ है। और कई वजह है कि रिटेल की जो नंबर्स हैं वो उसके मुकाबले कम है होलसेल के मुकाबले। और इस वजह से एक चीज ये हुई है कि इंडस्ट्री के जो इन्वेंट्री लेवल्स हैं, उसमें करीब 50,000 गाड़ियों का इजाफा हुआ है। और अब इंडस्ट्री जो है उसका नेटवर्क स्टॉक लगभग 2,54,000 के करीब हो गया है, जो करीब 3 हफ्ते का स्टॉक है। और इसको आप कह सकते हैं कि एक नॉर्मल स्टॉक लेवल पे आ गया है काफी दिनों के बाद। और रिटेल की कई कम होने की तो कई वजह हैं, जिसका हम इस पे तबसरा हम थोड़ी शायद बाद में करेंगे। ओके, श्योर, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपने अगर अपनी पेंडिंग ऑर्डर बुक की अगर आप हमारे साथ नंबर्स उसके शेयर करें, वो अब इस वक्त कैसी दिख रही है? और सेमीकंडक्टर के जो कंसर्न्स थे, जो अवेलेबिलिटी का क्रंच था, अब वो ईज ऑफ कंप्लीटली हो गया है सर? जी देखिए, इस समय हमारी जो पेंडिंग बुकिंग्स हैं वो करीब 3,78,000 के करीब हैं। आज सुबह की मैं आपको आंकड़े दे रहा हूँ। और आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो सेमीकंडक्टर की वजह से हमारा प्रोडक्शन काफी मुतासिर हुआ है। गुज़िश्ता साल में तो 1,70,000 के करीब गाड़ियां हमारी कम बनी थी, जिसको अगर आप मार्केट की हिस्सेदारी में अगर आप उसकी तर्जुमानी करें तो इट वुड कम टू अराउंड 4% के करीब मार्केट शेयर के बराबर है। और गुज़िश्ता साल में माली साल 22-23 में जो तिमाही थी अक्टूबर नवंबर दिसंबर की, उसमें करीब 46,000 गाड़ियों का नुकसान हुआ था। और जो चौथी तिमाही थी यानी जनवरी फरवरी मार्च के महीनों की, उसमें लगभग 38,000 गाड़ियों का नुकसान हुआ था। और यही सिलसिला हमने देखा कि तसलसल इसमें जो है देखा हमने अप्रैल के महीने में भी। और मुझे लगता है कि जो पहली तिमाही है इस रवां माली साल 23-24 की, उसका में भी प्रोडक्शन जो है इससे काफी मुतासिर रहेगा। हमें उम्मीद ये है कि दूसरी तिमाही से के आगे इसमें बेहतरी आएगी। लेकिन ये यहाँ पे जो मैं ये जरूर वाजे करना चाहूंगा कि अभी हमारे पास जो विजिबिलिटी है सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स की, वो आगे तक की नहीं है। यानी हम इतने यकीनी तौर पे हम ये नहीं कह सकते कि बेहतरी आएगी Q2, लेकिन हमें ऐसी उम्मीद है और ऐसा इम्कान है कि वो Q2 ऑनवर्ड्स ये बेहतरी की तरफ जाएगी।
ओके श्योर। तो ये तो रहा आपके सेमीकंडक्टर के जो कंसर्न्स थे और ऑर्डर बुक का फ़िलहाल सिचुएशन। प्रोडक्ट्स पर सर बात करना ऑलवेज़ एक इंटरेस्ट रहता है लोगों का भी और इन्वेस्टर्स का भी। जिस तरह से फ्रॉन्क्स को आपका रिस्पॉन्स अभी कैसा मिला है लोगों से, और आगे प्रोडक्ट लॉन्च पाइपलाइन इस साल के लिए कैसी दिख रही है? कौन कौन से सेगमेंट्स में हम आपकी, ऑब्वियसली एसयूवीज़ एक बड़ा एरिया और स्पेस है जहां आप पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, तो थोड़ा सा हमें डिटेल में बताएंगे सर प्रोडक्ट लॉन्च पाइपलाइन। हमने पिछले कुछ महीनों में जो हमारा एसयूवी का सेगमेंट है उसको हमने मजबूत करने की कोशिश करी है। और उसकी वजह यह है कि जब हम अगर अददशुमारी देखें पिछले कुछ सालों की मारुति सुजुकी की, तो नॉन एसयूवी जो मार्केट सेगमेंट है उसमें तो हमारे बाजार की हिस्सेदारी तकरीबन 65% की है। लेकिन जो एसयूवी का है उसमें हमारी हिस्सेदारी पिछले साल तो सिर्फ 12.5% थी। और जब हम इन दोनों सेगमेंट्स को मिलाते हैं तो कुल बाजार में हमारी जो हिस्सेदारी है वो 45% की कम हो जाती है। लिहाजा ये बिल्कुल वाज़ेह है कि हमारे को अगर अपना जो हदफ है 50% मार्केट की हिस्सेदारी का अगर हमें वो हासिल करना है तो हमको एसयूवी में गाड़ियां और उतारनी पड़ेंगी। और यही वजह है कि हमने ग्रैंड विटारा पिछले सितंबर में उतारी और हमने 2 नई गाड़ियां फ्रॉन्क्स और जिम्नी अभी लॉन्च करी हैं। फ्रांस की तो बिक्री अभी कुछ दिन पहले ही शुरू हुई है और जिम्नी के ये उम्मीद है कि हम इस महीने के आखिरी हफ्ते में जिम्नी की बिक्री भी शुरू कर देंगे। इसका रिस्पांस बड़ा अच्छा आया है और 26,500 के करीब बुकिंग्स आई हैं फ्रांस की और 26,500 की ही बुकिंग अभी जिम्नी में आ चुकी है। रिस्पांस बहुत अच्छा है और यही वजह है कि हमारे को उम्मीद है कि एसयूवी के मार्केट में भी मारुति सुजुकी नंबर 1 पे आ जाएगी इसी साल 2023-24 में। और हमारा हमारा ये एक वो है, हमारी ये चाहत है कि हम एसयूवी के सेगमेंट में भी नंबर 1 हो जाएं 25% मार्केट शेयर लेके। इससे हमारा जो ओवरऑल मार्केट शेयर है, बाजार की हिस्सेदारी, वो 45% के ऊपर होनी चाहिए। ओके तो यहाँ पर एसयूवीज़ पर खास फोकस रखते हुए आपने पहले भी हमसे बात की थी, पर अब 25% एटलीस्ट आप मार्केट शेयर की बात कर रहे हैं। वहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। जिम्नी की 26,500 ऑलरेडी बुकिंग्स आई हैं, फ्रॉन्क्स की भी उतनी ही बुकिंग्स आई हैं। तो बढ़िया रिस्पांस मिला है आपकी गाड़ियों को जो नई लॉन्च हो रही हैं। सर प्रोडक्शन प्लान जो अभी आपने हाल ही में बताया और इतने बुलिश मारुति सुजुकी एज इंडियाज़ नंबर 1 प्लेयर है अगर इंडस्ट्री में, तो ये बुलिशनेस जो प्रोडक्शन इनकी प्रोडक्ट्स की होगी, आपके नए जो प्लांट 1 मिलियन की बात की है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, उस पर थोड़ा सा हमें बताइए। उसका पूरा जो लेआउट है और जो प्लान है, कैन यू शेयर विद अस सर? जी देखिए, चेयरमैन ने जो भी फरमाया उससे मेरा नुक्ते नज़र कोई अलग नहीं है, लेकिन मैं शायद आपको तफसील से इसको बयान कर सकता हूँ यहाँ पे कि जब हमने आगे के आने वाले सालों में जो डिमांड हमने जो प्रोजेक्ट करी है, तो हमने ये पेशगोई करी है कि सिर्फ मारुति की डोमेस्टिक मार्केट में लगभग जो है करीब 3 मिलियन गाड़ियां जो है मारुति सुजुकी बेचेगी 2030-31 में। ऐसा पेशगोई है कि इंडस्ट्री में करीब 6 मिलियन गाड़ी बिकेंगी, यानी 60 लाख। उसमें से हम कोशिश ये करेंगे 50% हिस्सा मारुति सुजुकी का हो। इसके अलावा एक्सपोर्ट्स और जो हम सप्लाई करते हैं बाकी ओईएम्स को, लगभग 10 लाख का वो और आंकड़ा इसमें जमा होगा। तो 30 लाख और 10 लाख यानी 40 लाख के करीब हमारे को कैपेसिटी चाहिए। अभी हमारी जो कैपेसिटी है जो गुड़गांव, गुजरात और मानेसर मिला के, वो लगभग 20 लाख से थोड़ी ऊपर है। मतलब जो बची हुई जो गैप है उसके बीच में, वो दरमियानी जो है वो करीब 20 लाख का ही है। 40 लाख उसमें से आपने 20 लाख हटा दिया जो ऑलरेडी हमारे पास कैपेसिटी है। अब 10 लाख की जो कैपेसिटी है वो तो हम ऐड कर रहे हैं खरखोड़ा के प्लांट में, जिसका प्रोडक्शन अब शुरू होगा 2025 में। लेकिन उसको करने के बाद भी आप देख रहे हैं कि वहां पे एक फर्क रहता है 10 लाख का और यही वजह है कि जो
पिछली जो मीटिंग हुई बोर्ड की, वो जब ये आंकड़े देखे गए और उसको उस पे जो है डिटेल में तफसीलात में उसके गए, तो हमने देखा कि 10 लाख की कैपेसिटी की और जरूरत है। और यही वजह है कि बोर्ड ने इमीडिएटली जो इंतजामिया है, जो मैनेजमेंट है, उसको ये हुक्म दिया कि आप इसको एग्जामिन करें, देखें, इसकी तफसील में जाएं, इसकी तहकीक करें और इसके बाद आप हमारे पास एक प्लान लेके आए कि 10 लाख की जो नया प्लांट है खरकोड़ा के अलावा उसको कहाँ पे लगाना है, कौन सी गाड़ियां उसमें बननी है, कितना उसमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो वो जो तफसीली जो तहकीकात है वो हम एक अलग से कर रहे हैं इसके बारे में। ओके, तो ये है डिटेल में प्लान किस तरह से आप आगे की प्रोजेक्शंस देख रहे हैं। बट एक प्लान है जिस पर अभी आपके बोर्ड ने कहा है किस तरह से कहाँ प्लांट लगाना है, कौन सी वहाँ प्रोडक्ट्स आएंगे, 10 लाख जो बकाया आपने बताया। ओके, अब जो ट्रेंड्स हैं रॉ मटेरियल प्राइसेस को लेकर, और वो मैं जानना चाहूँगी इन्फ्लेशन ट्रेंड भी जिस तरह से आगे दिख रहा है, उससे प्राइसिंग प्लान क्या लग रहा है सर फॉर FY24? अब प्राइसेस और यहाँ से बढ़ते हुए तो शायद नहीं लग रहे हैं, इज दैट राइट? देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि ऑटो ओईएम्स जो ऑटो कंपनीज हैं उसका जो सबसे ज्यादा खर्चा होता है वो मटेरियल कॉस्ट होता है, लगभग 75 से 77% के करीब। और जाहिर सी बात है कि अगर ये मटेरियल कॉस्ट बढ़ता है तो सबसे ज्यादा असर जो है कॉस्टिंग पे इसका होता है। और अगर आप देखें हाल फिलहाल के कुछ महीनों में जो है एक सॉफ्टनिंग हुई है, चाहे वो कॉपर की प्राइस हो, एल्यूमिनियम की प्राइस हो, रेयर मेटल्स की जो प्राइस है, पैलेडियम है, रोडियम है, उसमें एक थोड़ी सी कमी सी आई है। लेकिन स्टील की प्राइस में अभी भी इजाफा हुआ है। इनफैक्ट पिछले कुछ महीनों में 8 रुपए किलो के हिसाब से इजाफा भी हुआ है। और यही नहीं, अगर आप आज की कीमतों का उसका मुवाजना अगर आप करें 2 साल पहले की जो कमोडिटी प्राइसेस हैं, तो अभी भी वो बहुत हाई है। अब आपको मिसाल के तौर पे मैं बताता हूँ, स्टील 38 रुपए किलो होता था, अब जो है वो बढ़ के 84 रुपए हुआ, फिर कम हुआ 68 रुपए, और अब फिर दोबारा उसी के लगभग आसपास है। कॉपर है $5200 का होता था, ये $10,400 तक गया, कम हुआ है लेकिन $9,200 पे ही आया है, $9,000 के आसपास है। तो अगर आप 9,000 को कंपेयर करें 2 साल पहले जब वो $5,200 था, तो अभी भी बहुत हाई है। लेकिन 10,400 से अगर आप उसका मुवाजना करें तो हाँ ऐसा लगेगा कम हुआ। तो आगे की जो कीमतों के मुतालिक अगर हम उसके हिसाब से बात करें तो ये तो मशरूत है इस बात पे कि कमोडिटी प्राइसेस किस समत में जाती हैं, उसका डायरेक्शन क्या रहता है। और ये कहना इस समय तो मुश्किल होगा, खासकर अगर आप देखें तो आलमी तौर पे जो जो जैसे कन्फ्लिक्ट्स हैं यूक्रेन और यूएसएसआर वगैरह के, रशिया के, तो उसको वो किस तरफ जाएगा वो थोड़ा एक मुश्किल है इस समय पेशगोई करना। लेकिन हाँ, कमोडिटी प्राइसेस पे ही मशरूत रहेगी आगे की हिकमत अमली ओईएम्स, ऑटो ओईएम्स की।